यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। आज की क्लास में हम लोग जो है वो करेंगे अपने एचपीएससी कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले हम लोग जो है वो 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं 50-50 क्वेश्चन के। हम लोगों ने सीरीज जो चला रखी है तो 5 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है उसके क्वेश्चंस को आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। जो इसका आंसर किया उसको डिस्कस करेंगे। तो वही प्रैक्टिस वही है। आपको पीडीएफ जो है मैंने आपको अपने पेड टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दिया था सुबह। तो अब जो है वो हम देखते हैं कि इसके आंसर जो है वो क्या है। इससे पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, मतलब जो 50-50 क्वेश्चन जो आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर लगा के जाना है। और एक बार भी नहीं, मतलब एक बार तो ये वीडियो लगा लेना, ठीक है। और साथ में जो सोल्ड पीडीएफ आपके पास में अवेलेबल है उस सोल्ड पीडीएफ को कम से कम 2 से 3 बार उन क्वेश्चन को जरूर देख के जाना, ठीक है ना। आपको ज्यादा टाइम लगेगा। और मैंने आपको बता भी जब आप खाना खा रहे हो, जब भी आप खाली बैठे हो, उस टाइम पे अपना वो पीडीएफ निकाल लिया, क्वेश्चन देखना शुरू कर दिया। समझ रहे हो ना। तो अगर एग्जाम में जाने से पहले 2 से 3 बार अगर आप ये क्वेश्चन को देख जाओगे तो काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलेटरी फंक्शन। इनमें से कौन सा रेगुलेटरी फंक्शन है सेबी का? सेबी के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अपना जो फाइनेंशियल मार्केट है उस फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? सेबी करता है। तो सेबी का जो रेगुलेटरी फंक्शन है जिसके थ्रू वो क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है, वो क्या है? तो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी में आएगा लेविंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरी आउट फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। तो एक्ट के अंदर जो कोई भी मान लो प्रोविजन दे रखे तो उनके बिहाव पर जो है वो क्या करता है? फीस जो है वो लेवी करने का काम करता है। ये अदर चार्जेस जो है वो जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर लगाने का काम करता है। तो ये कौन सा फंक्शन है? रेगुलेटरी फंक्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फोकस ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है आपका उसका मेन फोकस है वो क्या था? तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो मेन फोकस था वो क्या था? कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना और उसको क्या करना? फुलफिल करना। तो मेन काम ही है। सबसे पहला काम जो है मार्केटियर का वो क्या होता है कि कस्टमर की जो नीड है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सामान को बनाएंगे कस्टमर की नीड के हिसाब से। तो क्या है? आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉपिंग प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा शॉपिंग प्रोडक्ट है? शॉपिंग प्रोडक्ट कौन सा होता है? वो प्रोडक्ट जिसके लिए कंज्यूमर जो है वो एफर्ट से वो लगाने का काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग जनरली क्या? शॉपिंग प्रोडक्ट। तो वो क्या है? टीवी। ऐसा नहीं है कि आप गए हो जाते मार्केट से परचेस करके, उसके लिए आप पूरा R&D करते हो। आप देखते हो कि इसका कंपैरिजन आप करके देखते हो कि इसके अलावा अगर मान लो आप सैमसंग का टीवी ले रहे हो तो उसके अलावा ओनिडा हो गया, LG हो गया, उनके जो LEDs हैं वो कैसी हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप कंपैरिजन करते हो, देन उसके बाद में आप सोच विचार करके जो है वो आप क्या करते हो? अपने मतलब सेल्स एफर्ट लगाते हो, देन उसके बाद में आप उसको क्या करते हो? परचेस करते हो। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 कंपोनेंट। इनमें से कौन से 2 कंपोनेंट थे ब्रांड के? तो एक तो है ब्रांड का नेम, सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब ब्रांड के कंपोनेंट क्या है? ब्रांड का कंपोनेंट एक तो ब्रांड का नेम हो गया और एक ब्रांड का मार्क हो गया, ठीक है। तो जैसे हमारे जो इंस्टीट्यूट है तो उसका नाम है मोहित शर्मा क्लासेस, तो वो हो गया क्या? ब्रांड नेम। और हमने एम स्मार्ट, ये एम स्मार्ट जो है इसको हमने रजिस्टर्ड कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या? ब्रांड का मार्क। ओके, तो जो लोगो है हमारा वो ब्रांड मार्क हो गया। तो ब्रांड के जो कंपोनेंट है उसमें आएंगे 2 चीजें, एक आएगा ब्रांड का नेम और एक आएगा ब्रांड का मार्क। आगे एक कार मैन्युफैक्चरर है, उसने ऑफर किया कि वो सेल करेगा पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार को वो बेच रहा है एट ए प्राइस ऑफ 10,000 लेस फॉर ए लिमिटेड पीरियड। प्राइस को कम नहीं किया लेकिन ये बोल दिया कि प्राइस जो भी चल रहा है, मान लो कार जो है वो 5 लाख रुपए की है और ये बोल दिया कि लिमिटेड पीरियड के लिए 3 दिन के लिए आपके पास में ऑफर है कि आपको 10,000 रुपए जो है हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। उसके बाद रेट फिर वही हो जाएगा 5 लाख रुपए, ठीक है ना। तो ये किस तरह की सेल प्रमोशन एक्टिविटी है? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिबेट। क्या बोलेंगे? रिबेट। ओके, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय एन एग्रीगेशन इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज ए ग्रुप। अगर आप जो है वो क्या कर रहे हो? ग्रुप बना रहे हो, तो इनमें से कौन सी उसके एसेंशियल कंडीशन नहीं है? देखो ग्रुप के अंदर जो पर्सन होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। यस, ग्रुप मस्ट बी साइकोलॉजिकली अवेयर होना चाहिए। एक हर पर्सन को जो है वो ग्रुप के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, यस, कि वो उसका हिस्सा है। आगे ग्रुप मस्ट परसीव देमसेल्फ टू बी ए ग्रुप, यस, लेकिन तो मेंबर जो है ग्रुप के मस्ट नॉट बी इंटरडिपेंडेंट। वो मस्ट नॉट बी, वो जरूरी है कि वो इंटरडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। ग्रुप के अंदर जो मेंबर है वो एक दूसरे पर डिपेंड भी कर सकता है, तो ये इसकी कंडीशन नहीं है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क इज इनफॉर्मल। इनमें से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो इनफॉर्मल है और अनस्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो हाईली फ्लेक्सिबल है? कोई किसी से भी जो है वो क्या कर सकता है? बात कर सकता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑल चैनल नेटवर्क। क्या बोलते हैं? ऑल चैनल नेटवर्क। आगे फिर एक थ्योरी है जो ये बोलते हैं कि लीडर्स आर बोर्न। लीडर जो है, जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो जन्म लेते हैं, ना कि वो बनाए जाते। तो ये किसको बोलता है? तो ये है आपका ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी जो है वो ये बोलता है कि लीडर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बोर्न होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब पैदाइश से जो है वो एक पर्सन जो वो क्या होता है? लीडर होता है, उसको बनाया नहीं जा सकता। तो वो कौन सी है? ग्रेट मैन थ्योरी।
आगे, गुड्स दैट आर फोर्सली क्लेम टू बी जेन्युइन, एक ऐसी गुड्स है जो है तो आपकी बेसिकली जाली, ठीक है, नकली गुड्स है, लेकिन उसको जो है वो क्या शो किया जा रहा है कि ये क्या ओरिजिनल गुड्स है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पूरियस गुड्स। क्या बोलेंगे? स्पूरियस। तो गुड्स दैट आर फॉल्सली क्लेम टू बी जेन्युइन, जो है तो आपके नकली लेकिन उसको असली शो किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पूरियस गुड्स। आगे, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, which of the following has a jurisdiction to entertain complaint where value of the goods and service paid as consideration in rupee 1 crore but does not exceed rupee 10 करोड़। तो देखो अपना जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसके अंदर लिमिट्स को जो है वो बढ़ाया गया और ये बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर कौन से मुद्दे जाएंगे, जिन जो होंगे अप टू 1 करोड़ रुपए तक के, 1 करोड़ से 10 करोड़ के मुद्दे जो हो जाएंगे कहां, स्टेट कमीशन, और नेशनल कमीशन में जाएंगे 10 करोड़ से ऊपर के। लेकिन बाद में जो है 2021 के अंदर इस लिमिट को जो है वो क्या किया गया, रिवाइज किया गया और ये बोल दिया कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे कौन से मुद्दे, जिनके अंदर वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व या कंपनसेशन इन्वॉल्व है वो कितना, मैक्सिमम 50 लाख। फिर स्टेट कमीशन में जो जाएंगे वो कौन से जाएंगे, 50 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए तक के, और आपका जो नेशनल कमीशन है वहां पे जो मुद्दे जाएंगे वो कौन से जाएंगे, 2 करोड़ से ऊपर के। बट क्वेश्चन में क्या बोले, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूछा हुआ है, तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट, जहां पे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस पेड एज कंसिडरेशन इन रुपी 1 करोड़, स्पेशली मेंशन कर दिया कि 1 करोड़ इज रुपी 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड रुपी 10 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से क्या है, कम है, तो ये मुद्दा जो है वो जाएगा कहां पे, स्टेट कमीशन। तो आंसर क्या आएगा, स्टेट कमीशन। लेकिन अगर ऐसा बोलते हैं एज पर द अमेंडमेंट बिल बताओ, तो फिर आपका जो आंसर रहेगा यहां पे, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा यहां, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का मुद्दा जो है वो जाएगा आपका स्टेट में, और 2 करोड़ से ऊपर का मुद्दा जो है वो जाएगा आपका काम, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से 1 करोड़ है ना, तो यहां पे आप ये ध्यान रखना कि 1 करोड़ वाले मतलब 1 करोड़ रुपए तक वाले जो मुद्दे हैं वो तो आपका स्टेट डील कर लेगा, लेकिन जैसे 2 से वैल्यू जो एक्सीड हो जाएगा तो फिर वो मुद्दा चला जाएगा कहां पे, आपका नेशनल कमीशन में। लेकिन इस पे क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि 1 से लेकर 10 करोड़, तो आप समझ जाना कि इसकी एसेंस क्या है। तो क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग पूछा गया, कोपरा एक्ट की जो ओल्ड लिमिट है उनके अकॉर्डिंग पूछा गया है। आगे, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर के राइट जो आपको प्रोवाइड, 6 तरह के जो राइट जो कंज्यूमर को दिए गए थे, दैट स्टेट्स दैट द मार्केटियर शुड ऑफर ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, प्राइसेस, साइज एक्सेट्रा, एंड अलाउ करता है कंज्यूमर को टू मेक ए चॉइस फ्रॉम अमंग्स दीज। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट टू बी एश्योर, जिसको राइट टू चूज भी जो है बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, कस्टमर को जो है वो प्रॉपर जितने भी गुड्स हैं उन सबका जो है एक्सेस क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, राइट टू बी एश्योर्ड के अंदर असेस टू द वैरायटी ऑफ द गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विस एट ए कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो कौन सा ये राइट टू इन्फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन का राइट है। राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को सूचना प्राप्त करने का जो है सारा अधिकार है। राइट टू बी हर्ड, सुनवाई का अधिकार है। और राइट टू एश्योर्ड का मतलब क्या है कि मार्केट में बहुत सारे गुड्स है वो क्या अवेलेबल है, तो उनमें से हम अपने हिसाब से जो है वो क्या कर, हम उनको जो क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग वैरायटी के गुड्स को हम असेस कर सकते हैं। ये हमारे पास में क्या है, राइट है। आगे, इन केस ऑफ दिस इंडस्ट्री द मटेरियल विच आर ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड, जो मेटल आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया, तो प्राइमरी तो है नहीं, ठीक है ना, उसको यूज करेंगे क्या करने के लिए, मतलब प्राइमरी जो इंडस्ट्री में जो आपने फिनिश प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश गुड्स था उसको आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो कौन सा है, सेकेंडरी। कौन सा इंडस्ट्री है, सेकेंडरी। टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल यूज और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट, तो वो कौन सी किस तरह की इंडस्ट्री है, आपका सेकेंडरी। और सेकेंडरी को अपना काम बढ़िया तरीके से परफॉर्म करने में जो इंडस्ट्री हेल्प करती है वो है कौन सा, टर्शरी, जिसके अंदर बेसिकली क्या आएगा आपका सारा का सारा सर्विस सेक्टर। तो आंसर क्या आएगा, सेकेंडरी। तो ये बात ध्यान रखना कि प्राइमरी जो आपकी इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश गुड्स है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए जो है वो रॉ मटेरियल का जो है वो क्या करता है, काम करता है। आगे, ए पर्सन हु दो इज नॉट ए पार्टनर, ए पर्सन जो एक्चुअल के अंदर फर्म का पार्टनर नहीं है बट नोइंगली, लेकिन जानबूझ के जो है अलाउ करता दूसरे पर्सन को टू बी प्रेजेंटेड एज ए पार्टनर, ठीक है, कि वो उसको उस फर्म का पार्टनर माने, तो इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल, कि इसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। तो पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब जो है वो क्या हो गया, एक पर्सन जो एक्चुअल में फर्म का पार्टनर नहीं है बट दूसरे पर्सन को ये दर्शा रहा है, जता रहा है कि वो जो है फर्म का क्या पार्टनर है, तो उसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आईएमएफ, इनमें से कौन सा आईएमएफ का फंक्शन नहीं है। जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको सेटअप किया गया था जो ब्रिटेन वुड्स के अंदर मीटिंग हुई थी, ओके, तो ब्रिटेन वुड ट्विंस के अंदर जो है वो कौन आया था, आईएमएफ और आईबीआरडी, जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ये दोनों बनाए गए थे। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा आईएमएफ का फंक्शन नहीं है। सबसे पहला, एक्टिंग एज ए शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल ये आईएमएफ का फंक्शन है। आईएमएफ जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो क्या करेगा, अलग अलग मेंबर कंट्रीज को जो है वो फंडिंग करता है। यस। प्रोवाइड मशीनरी फॉर द ऑर्डरली एडजस्टमेंट द एक्सचेंज रेट, बिल्कुल सही बात है। मशीनरी का मतलब यहाँ पे कोई मशीन नहीं है, मशीनरी का मतलब जो है वो क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पे आप अपने एक्सचेंज रेट जो है उनके अंदर एडजस्टमेंट
कर सकते हो। आगे, एक्टिंग एज ए लैंडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर फॉरेन करेंसी एंड द करंट ट्रांजैक्शन। यस, अगर मान लो कभी भी ऐसा हो गया कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई डेफिसिट अराइज हो गया आपके बीओपी के अंदर, तो उसके लिए जो है फंडिंग प्रोवाइड करता है। एंड एक्टिंग एज ए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, नो, तो आंसर क्या आएगा 4। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का काम नहीं करता, क्योंकि डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का काम जो वो कौन करता है, आईसीएसआईडी। कौन करता है, याद है आपको, मैंने आईबीआईडी के अंदर हमने पढ़ा भी था जब वो वर्ल्ड बैंक पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक बॉडी थी आईसीएसआईडी, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट करने का जो है वो काम करता है। और एक्चुअल में इंडिया इसका मेंबर भी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर टोटल मिला के 5 बॉडी है, 5 में से इंडिया 4 का मेंबर है, लेकिन आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है, याद रखना। आगे, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको डिनोट किया गया यूएस डॉलर में, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिनोट किया यूएस डॉलर में, इशू किया अब्रॉड में बाय एन इंडियन कंपनी टू रेज फंड्स इन सम फॉरेन करेंसी एंड लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन द फॉरेन एक्सचेंज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलोगे, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिनोमिनेट किया यूएस डॉलर में, इशू अब्रॉड बाय एन इंडियन कंपनी टू रेज फंड। ठीक है, डॉलर के अंदर आपने उसको जो है वो क्या किया हुआ है, आपने डिनोमिनेट किया हुआ है, लेकिन उसको जो है वो इशू किया है किसने, इंडियन कंपनी। अगर मान लो विदेशों से पैसा रेज करना चाहते हैं इक्विटी के तौर पे, तो इंडियन कंपनी इशू करेगी डिपॉजिटरी रिसीट को, वो कौन सी है, जीडीआर। लेकिन अगर यहां पे इससे ना यूएस डॉलर में, तो ये मत समझना कि अमेरिका में किया, अगर मेंशन करता कि अमेरिका के अंदर आपने इनको, मतलब ये जो डिपॉजिटरी रिसीट से इनको इशू किया, तो फिर आंसर आता आपका क्या, एडीआर। लेकिन यहां पे सिर्फ ये बोल दिया एन इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, इंस्ट्रूमेंट है जिसका डिनोमिनेशन किसमें, डॉलर्स में, उसको इशू किया गया कहां पे, अब्रॉड में, विदेश में इशू किया, किसके द्वारा, इंडियन कंपनी के द्वारा। क्यों किया, टू रेज फंड्स, पैसे इकट्ठा करने के लिए इन सब फॉरेन करेंसी एंड लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन द फॉरेन एक्सचेंज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। लेकिन अगर ये बोलता एन इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन द यूएस डॉलर इशू इन यूएसए बाय द इंडियन कंपनी, तो आंसर क्या था, एडीआर। तो अभी क्या आएगा, जीडीआर। आगे, इन केस अगर ऐसा हुआ, टोटल जो है सेल्स रिटर्न बुक का इज नॉट पोस्टेड टू द लेजर, अगर आपने जो है सेल्स रिटर्न बुक का जो है वो टोटल वो लेजर के अंदर पोस्ट नहीं किया, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिट टू रेक्टिफाई, तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जो है वो आप कौन से अकाउंट को ओपन करेंगे। ठीक है, इफ द अमाउंट वाज पुट इन द सस्पेंस अकाउंट, तो आप किसको जो है वो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तो आप करेंगे किसको, सस्पेंस अकाउंट को। आगे, which of the following method of calculating the depreciation amount is based on the faulty assumption of the same amount of the utility of an asset is different accounting year, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो ये बोलता है कि आप जो है मान लो कोई एसेट है जिसको 10 साल आप जो है वो यूज करने वाले हैं, तो बोलता है हम 10 साल तक जो है वो इक्वल उससे जो है बेनिफिट उठाएंगे, तो वो आपका एसएलएम मेथड, क्योंकि एसएलएम मेथड ये बोलता है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन का रेट रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, तो ये फॉल्टी मेथड है फर्स्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्शन जो होती है ना, तो वो एक प्रॉपर क्या होता है, प्रोसेस होता है, तो उसके लिए हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक को जो वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे, XYZ पार्टनर थे एक फर्म के अंदर, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 5:3:2। फर्म ने जो है अपने बुक्स को क्लोज करती है, फर्म हमेशा अपनी बुक्स को क्लोज करती है 31 मार्च को, 24 अगस्त 2022 को वाई जो है वो एक्सपायर हो गया, उसका शेयर जो था प्रॉफिट के अंदर वो कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट, और पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो था कितना, 2,40,000। तो आपको बताना है वाई का शेयर जो है वो प्रॉफिट में कितना हुआ। देखो जी, वाई का शेयर है कितना, वाई का शेयर ये है 3/10, तो वाई को जो फर्म का प्रॉफिट है, अब फर्म का पिछले साल का प्रॉफिट है 240, तो बोल रहे हैं कि मान लो इस साल भी 240 का प्रॉफिट होगा, तो वाई को क्या मिलेगा, 2,40,000 रुपए का 3/10, और कितने दिनों के लिए, जितने दिनों तक वो फर्म के अंदर क्या था, पार्टनर था, तो फर्म के अंदर वो पार्टनर कितने दिनों के लिए था, 1/4/2022 से लेकर के 24/8/2022 तक। तो इसका मतलब क्या, चौथा महीना पूरा, पांचवा महीना पूरा, छठा महीना पूरा, सातवां महीना पूरा, और 8वें महीने के कितने, 24 दिन। तो अगर आप इसको जो काउंट करोगे, चौथे महीने के 30 दिन, 5वें मई के 31, जून के 30 और जुलाई के 31, इसको जब आप लोगे तो ये आएगा 140 दिन। तो जब आप इसको करोगे तो कैसे, 2,40,000 प्रॉफिट मान लो आप कमाओगे, 2,40,000 में आपकी हिस्सेदारी कितना, 3/10, और कितने दिनों के लिए मिलेगा, तो ये होगा 140/365, तो इसको कंप्यूट करोगे आंसर आएगा 28,800। चलो जी आगे, PQR पार्टनर है, 31/2/2022 को उनका बैलेंस शीट जो वो दिखा रही है कितना, 2,33,000 रुपए। ठीक है, और डेटर जो है थे वो कितने थे, 4 लाख, तो क्रेडिटर जो है वो तो है 2,33,000 के। ठीक है जी, और इसी टाइम पे सेम डेटर जो है वो थे कितने, 4 लाख रुपए के। ठीक है, ऑन द अबव डेट द फर्म जो क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, और इसी फर्म का क्या हो, डिसोल्यूशन हो गया, और जो भी क्रेडिटर थे जिनको हमने पैसा देना था वो बोले कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं, डेटर लेते हैं फुल सेटलमेंट में, मतलब आपने हमको 2,33,000 देने थे और आपने किसी से 4 लाख लेने थे, तो एक काम करते हैं, ये 4 लाख रुपए जो आपने लेने ना, ये आप हमको, मतलब ये डेटर आप हमारे नाम पे कर दो,
ठीक है, और फुल सेटलमेंट में जो क्लियर हो गया और आपने ऐसा कर दिया। बताओ अब आप अपनी बुक्स में क्या जनरल एंट्री करोगे? जब भी डिसोल्यूशन होता है तो जितने भी एसेट साइड होती है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के जो कहां जाएगी, डेबिट साइड पे, और जो भी लायबिलिटी साइड पे जो बैलेंस होता है वो सब जाएंगे रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अगर कभी भी ऐसा हो गया कि अगर मान लो कोई भी क्रेडिटर जो है वो आपकी क्या ले लेते हैं, एसेट, अगर एसेट्स को ले ले इन फुल सेटलमेंट में, तो आप अपनी बुक में कोई भी एंट्री नहीं करोगे। तो आंसर क्या आएगा? नो एंट्री विल बी पास। आगे, जेएम लिमिटेड ने फॉरफिट किया 400 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर था जिसको इश्यू किया एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पर शेयर पे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। अब देखो 400 रुपए का शेयर था, 400 शेयर कंपनी ने फॉरफिट करे, 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए प्रीमियम, मतलब 10 वाली चीज कितने में इश्यू करी आपने? 15 में, ठीक है। और जो पर्सन था उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया, मतलब प्रीमियम तो रिसीव हो गया तो प्रीमियम तो कैंसिल नहीं होगा, ओके। अब फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं मिली, तो इसका मतलब आपको ये जो 10 रुपए थे, 5 तो प्रीमियम था, 10 वाली चीज 15 में इशू हुई, तो 15 में से 5 तो प्रीमियम हो गया, रिमेनिंग रहे 10, 10 में से 2 रुपए नहीं मिले, तो इसका मतलब कितने मिल गए? 8 रुपए आपको जो है वो रिसीव ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इन शेयर को आपने क्या कर दिया? रीइश्यू कर दिया 4900 रुपए में। 10 रुपए का जो शेयर था, अब आपने उसको फुली पेड अप शेयर को जो है 4900 रुपए के अंदर जो है वो क्या कर दिया? इशू कर दिया। आपको बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व में क्या करेंगे? ट्रांसफर। आप पहले इसको समझो, कितना पैसा आया है पहले ये समझो। सर हमारे पास में 400 शेयर के 8 रुपए के हिसाब से ऑलरेडी रिसीव हो चुके थे, क्योंकि 10 रुपए का जो शेयर था उसमें से 1% ने 2 रुपए पे नहीं करे, तो 8 तो ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। तो हमारे पास आए हुए थे कितने? 3200 रुपए। कितने आए हुए? 3200, ठीक है जी। अब हमने जो है वो क्या किया? इन 400 के 400 शेयर जो हमने फॉरफिट किए थे इनको रीइश्यू कर दिया, और रीइश्यू कर दिया कितने में? 4900 में। तो 4900 में अगर आपने इनको रीइश्यू किया तो इसका मतलब आपने 10 रुपए वाला कितने में? 12 रुपए 25 पैसे में जो रीइश्यू कर दिया, तो इसका मतलब प्रीमियम पे रीइश्यू किया। तो क्या आपने ये जो पैसा आपका फॉरफिचर अकाउंट में 3200 पड़े थे, क्या आपने इनको यूज किया? नहीं सर, हमने इसको यूज नहीं किया। तो अगर मान लीजिए फॉरफिटेड शेयर को आप रीइश्यू करते हैं, तो रीइश्यू करने के बाद में जो भी अमाउंट आपका शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा होता है वो कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में एज इट इज 3200 का 3200 जो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पे क्या है? सो होल अमाउंट 3200 वो हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। चलो आगे, ये वाला क्वेश्चन में फोर्थ है, इसको छोड़ दीजिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय द नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ जो वो कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं? तो वो बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर उनका जो है वो बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एक बनेगी क्या? बैलेंस शीट। थर्ड, आगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? तो अकाउंटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, सोल प्रोप्राइटर, इन सब पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। लेकिन कोई ऐसा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेवेन्यू रिजर्व। इनमें से कौन सा रेवेन्यू रिजर्व नहीं है? पहली बात तो रेवेन्यू रिजर्व होता क्या है तो समझना। रेवेन्यू रिजर्व वो है जिनको क्रिएट किया जाता है कहां से? रेवेन्यू प्रॉफिट से, विच अराइज आउट द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड आर अदरवाइज फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, डिविडेंड इक्विटाइजेशन रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, ये सब जो है ये क्या है? दिस ऑल आर द रेवेन्यू रिजर्व। क्योंकि इनको कहां से निकाला? रेवेन्यू रिजर्व को आपने जो क्रिएट किया कहां से? रेवेन्यू प्रॉफिट में से। लेकिन जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ये आपका रेवेन्यू रिजर्व नहीं है, क्योंकि ये कहां से आएगा? ये कैपिटल प्रॉफिट होता है एक तरीके का। तो आंसर क्या आएगा? 4। आगे, मैच्योरिटी बिल था और तो बिल ऑफ एक्सचेंज, आपने 5 मार्च को एक बिल जो है वो ड्रॉ किया 1 महीने का, उसका जो है वो मैच्योरिटी आपको बतानी है। तो 5 मार्च को आपने एक बिल जो है वो क्या कहते हैं? ड्रॉ कर दिया 1 महीने का। तो 5 मार्च से 5 अप्रैल और 3 दिन ग्रेस के, 5 मार्च से 6, 7, 8, तो आंसर क्या आएगा? 8 अप्रैल। आगे, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है एक फर्म का, ठीक है, और वो दे रखा था 1,14,000। बोलता ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने जो है वो एक कमीशन रिसीव किया, कमीशन जो मिला है वो कितना मिला? 10,000 रुपए का, ठीक है जी। तो ये तो आपकी क्या होगी? इनकम, ठीक है। और सैलरी जो पे करी है वो 50,000 रुपए, रेंट है 26,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो है कितना? 1,000 रुपए जो आपने पे किया होगा। देयर वर बेडेड थे 9,000 के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताना है। देखो जी, ग्रोस प्रॉफिट आपका कितना है? अब ये P&L अकाउंट जब आप बनाते हो तो P&L अकाउंट में यहां पे क्रेडिट साइड पे आपका जीपी, यस, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट निकल गया वो ट्रांसफर करोगे P&L अकाउंट में, तो वो क्रेडिट साइड पे आ गया जीपी। ग्रोस प्रॉफिट कितना? 1,14,000। अब एक एक करके शुरू करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर आपको सबसे पहले कमीशन मिला 10,000 का, कमीशन मिलेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो आएगा कहां? क्रेडिट साइड पे। कमीशन कितना? 10,000। आगे, फिर आपने सैलरी का पेमेंट किया 50,000, तो यहां आएगा सैलरी 50,000, रेंट पे किया 26,000, इधर आ गया रेंट 26,000, इंटरेस्ट लोन जो है वो आपने 1,000 रुपए जो है वो इंटरेस्ट लोन, कुछ भी नहीं बोला, जिसका मतलब क्या? आपने लोन लिया तो उसके ऊपर ब्याज पे किया, तो इंटरेस्ट लोन पे किया कितना? 1,000, और बेड डेट का नुकसान हो गया कितना? 9,000 का। इधर इनको ऐड करो 1,24,000, इसमें से चारों को माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा 38,000। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। तो आंसर आएगा कितना? 1 मिनट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी, हाँ इसको हटा दो, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट इज नॉन
ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस का खर्चा नहीं है, ठीक है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा आपका 39,000, ठीक है। और अगर नेट प्रॉफिट निकालना हो तो नेट प्रॉफिट आपका जो है वो निकलेगा कितना, 38। कैसे, 39,000 में से जो है वो 1,000 रुपए क्या कर लेना, माइनस कर लेना, क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर तो आप ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह के खर्चों को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, 39,000 इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर आप पूछे नेट प्रॉफिट तो वो आएगा कितना, 38,000। चलो आगे, Which of the following does not result into reconstruction of the partnership firm? इनमें से कौन सा ऐसा इंडिकेशन वो है, मान लीजिए इवेंट है जिसमें रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता। तो जब आप डिसोल्यूशन करते हो पार्टनरशिप का, इसका मतलब क्या, ओल्ड जो आपका एग्रीमेंट है उसको आपने खत्म कर उसकी जगह नया एग्रीमेंट बना रहे हो तो रिकंस्ट्रक्शन होता है। पीएसआर के अंदर चेंज कर रहे हो, रिकंस्ट्रक्शन होता है। डेथ हो गई किसी पार्टनर का तो भी रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म का ही डिसोल्यूशन हो गया तो वहां पे कभी भी रिकंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं होगा। आगे, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो अगर आपने जो है वो टाइम मतलब जो तय टाइम था उस पर अगर रिसीव नहीं किया तो पूरा का पूरा अमाउंट आपको रिफंड करना पड़ेगा कितने दिनों में। तो जिस दिन आपको सब्सक्रिप्शन का जो एंड डेट था वहां से लेके 30 दिनों के अंदर आपको सारा पैसा जो है वो क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, 30 डेज। आगे, एक्सेस ऑफ द इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ एनपीओ। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मान लीजिए आप जब अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो, तो अगर मान लीजिए आपकी इनकम का बैलेंस है वो क्या ज्यादा है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर कम है, तो जो एक्सेस ऑफ इनकम होगा ओवर द एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सरप्लस। और अगर अभी उल्टा हो गया तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेफिसिट। आगे, ए और बी पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2, ठीक है जी। सी एडमिट हो गया नया पार्टनर। इट वाज डिसाइड किया गया दैट सी विल ब्रिंग द नेसेसरी कैपिटल एज टू गिव 1/5 शेयर। सी जो है वो नेसेसरी कैपिटल जो भी बनती है वो लेके आएगा और उसका जो शेयर रहेगा वो कितना रहेगा, 1/5, ठीक है जी। फिर बोलता है आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट, ए की कैपिटल जो थी वो थी 18 लाख और बी की कैपिटल थी 28 लाख। तो इसके बेस पर बताओ कि सी कितनी कैपिटल जो लेकर आएगा। देखो ए की कैपिटल 18 और बी की कितनी 28, इनको जोड़ दिया तो टोटल कैपिटल कितने बनते हैं, ए और बी की 40 लाख। अब देखो ए जो है सी जो है वो कितने शेयर के लिए है, 1/5 के लिए, ठीक है। मान लो टोटल फॉर्म का शेयर जो है वो 1 है तो सी का 1/5, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 4/5। ये जो कैपिटल है आपका 40 लाख की, ये कितने के लिए, 4/5 पार्ट के लिए, ठीक है। तो आप कंप्लीट के लिए निकाल सकते हो या आप ये बोल सकते हो ये 80% की कैपिटल है तो पहले 100% की निकाल लो, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, 40 लाख इंटू में इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, इंटू 5/4 कर दो, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल निकल आएगा, ये आपकी क्या होगी 100% कैपिटल। और इसके अंदर सी का जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 1/5। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, देखो समझो इसको कि 40 लाख ये कैपिटल 4/5 शेयर की है, ये जो कैपिटल 4/5 शेयर की है, ठीक है। तो इसका अगर मैं क्या कर दूंगा, मतलब 4/5 का उल्टा कर दूंगा, 5/4 कर दूंगा, तो ये मेरे पास 100% की कैपिटल आ जाएगी। तो ये मैंने 40,000 इंटू में 5/4 किया, मेरे पास 100% कैपिटल आ गया। अब इसमें जो सी की हिस्सेदारी है वो कितनी है, 1/5, तो सी 1/5 कैपिटल ले आएगा। तो इसका 1/5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11,50,000। तो ये हो गया आपका सेकंड। आ गया ये XYZ पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयर रेशियो जो था वो उनका इक्वल था। 31/3/2022 को जेड जो है वो क्या हो गया, रिटायर हो गया। अमाउंट पेबल टू द जेड जो है वो कितना था, 40 लाख रुपए, ठीक है। उस 40 लाख उसको जो है फर्म ने पे करना था। जो फर्म ने ये बोल दिया कि हम आपको पे करेंगे 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, हर 6 महीने में जो है वो हम आपको पे करेंगे। कितना करेंगे, 10-10 लाख रुपए, क्योंकि 40 लाख टोटल पे करना है और 4 इंस्टॉलमेंट, तो मतलब कितना हो गया, 10-10 लाख की एक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अलोंग विद ब्याज भी देंगे आपको कितना, 18% पर एनम। पेमेंट जो थी पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो स्टार्ट हुई कब, 31/12/2022 को। तो बताना सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है कितना पे किया जाएगा। देखो जी यहां पे एक बार जेड रिटायर कब हुआ, 31/3/2022 को, और पहली इंस्टॉलमेंट आपने जो उसको दी है वो कब, 31/12/2022 को। 6 महीने की इंस्टॉलमेंट है, यस। तो पहली इंस्टॉलमेंट अगर आपने 31/12/2022 को दी तो अगली इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद मतलब 30/6/2022 को जाएगी। अब क्वेश्चन है कितनी जाएगी, देखो जी जब पहली इंस्टॉलमेंट यहां चली गई तो आपने 40 में से 10 तो उसको ऑलरेडी पे कर दी, तो रहेगी कितने, 30। तो अब यहां पे जो है वो क्या होगा, एक तो आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, साथ में इंटरेस्ट मिलेगा। तो 30 लाख का 18% ब्याज, और कितने महीने का, 6 महीने का। तो 30 लाख का 18% 6 महीने का कितना हो गया, 270, तो ब्याज हो गया। और 10 लाख रुपए यहां पे किस्त मिलेगी, तो वो जोड़ दो तो आंसर क्या आएगा, 12,70,000। आंसर आएगा फर्स्ट। आ गई है। ऑन 1/4/2020 गुड हेल्थ क्लब ने परचेज किया 8% इन्वेस्टमेंट कितने की, 5 लाख की। रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट जो है क्लब का वो बता रहा है 31/3/2022 को कि आपने इंटरेस्ट टोटल रिसीव किया 32,000। कितना इंटरेस्ट रिसीव किया आपने, जो इन्वेस्टमेंट जो परचेज करी है वो कितने की परचेज करी थी, 5 लाख की, ठीक है। रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट ये बोल रहा है कि आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट को वो मिला कितना, 32,000, ठीक है जी। और इसके अंदर 2,000 रुपए का वो वाला ब्याज इंक्लूड है जो पिछले साल का था,
तो आपको जो इस साल ब्याज मिला है 32,000 रुपए, उनमें 2,000 तो पिछले साल वाला था, इस साल का जो ब्याज है वो कितना है 30,000 रुपए। यस, आपको बताना है कितना अमाउंट एक्रूड इंटरेस्ट का जो आप शो करोगे बैलेंस शीट में। एक्रूड इंटरेस्ट कौन सा होता है? जो इंटरेस्ट हमने कमा तो लिया लेकिन हमको रिसीव नहीं हुआ। तो देखो 5 लाख के ऊपर अपने को जो ब्याज मिलना चाहिए था वो कितना मिलना चाहिए था? 40,000। 5 लाख पे 8% कितना? 40,000 इंटरेस्ट से मिलना था, जबकि इस साल मिला कितना? 32, और उस 32 में से 2,000 तो पिछले साल का है, तो इसका मतलब इस साल का ब्याज कितना मिला मुझे? 30,000। तो मुझे मिलना था 40 और मिला है कितना? सिर्फ 30। तो ये जो 10,000 रुपए पेंडिंग है ये क्या है? मेरा एक्रूड इंटरेस्ट। ये वो इंटरेस्ट है जो मैंने इस साल कमा तो लिया लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मैं शो करूंगा कि मेरा एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 10,000। चलिए आगे। एक फैक्ट्री है, उसने 500 एलईडी बल्ब जो है वो पर एनम हर साल जो है वो 500 एलईडी बल्ब जो है वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करती है। वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपए पर यूनिट, ठीक है। फिक्स खर्चा जो है वो 10,000 रुपए पर एनम है। पूरे साल का खर्चा कितना है? 10,000, ठीक है। अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे 1 यूनिट से तो बताओ मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगी? देखो जी, जो फिक्स कॉस्ट होती है 10,000 रुपए, आपको जो फिक्स कॉस्ट है ये तो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो प्रोडक्शन के अंदर अगर आप जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज करने पर फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई भी जो चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होगी। तो अब अगर आप जो है वो एक बल्ब एक्स्ट्रा बनाओगे तो आपका कौन सा खर्चा आएगा? फिक्स कॉस्ट आएगी या वेरिएबल आएगी या दोनों आएंगी? तो देखो फिक्स कॉस्ट तो हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो आप एक बल्ब बना लो, 500 बना लो या 600 बना लो, तो फिक्स कॉस्ट तो आपकी 10 ही आएगी। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो आपकी क्या रहेगी? सेम। तो चेंज जो आएगा वो किसमें आएगा? वेरिएबल। तो आप अगर एक बल्ब एक्स्ट्रा बनाओगे तो आपके 50 रुपए पर बल्ब के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कवर करनी पड़ेगी, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। तो एक एक्स्ट्रा बल्ब बनाने पर जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो कितनी है? 50। बिकॉज प्रोडक्शन में चेंज होने पर ओनली वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होगी, ना कि फिक्स कॉस्ट। तो आंसर क्या आएगा? 50। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर क्लोजिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट? जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्लोज करते हैं तो वो उसकी एंट्री हम कहां डालते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्स्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वॉलंटरी लिक्विडेशन? इनमें से कौन सा वॉलंटरी लिक्विडेशन नहीं है? एक्सपायरी ऑफ द प्रीफिक्स ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी, वॉलंटरी लिक्विडेशन है। अकरेंस ऑफ द इवेंट वेयर बाय द कंपनी टू बी डिसॉल्व, वॉलंटरी लिक्विडेशन है। मेंबरशिप फॉल बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम लिमिट, अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि आप प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी कम से कम 7, लेकिन अगर मान लीजिए आपके जो मिनिमम मेंबर है वो 2 या 7 से जो नीचे हो गए तो वहां पे हो जाएगा कंपल्सरी वाइंड अप। तो ये जो केस है ये कौन सा है? इट इज नॉट वॉलंटरी वाइंड अप, इट इज अ कंपल्सरी वाइंड अप। आगे, एन एडिशनल इंसेंटिव जो ग्रांट किया जाता है कंसाइनर के द्वारा टू कंसाइनी को, टू इंड्यूस करने के लिए कंसाइनी को इन पुशिंग ए न्यू लाइन ऑफ ट्रेड, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ओवरराइडिंग कमीशन। नॉर्मल कमीशन, उसके बाद डेल क्रेडिटर, ये किसके लिए होता है? बेड डेड के लिए। ध्यान रखना, ये किसके लिए है? बेड डेड के लिए। लेकिन कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को अगर एक्स्ट्रा कमीशन पे कर रहा है, क्या करने के लिए? उसको इंड्यूस करने के लिए कि आप जो है कंसाइनी को पुश कर रहे हैं ए न्यू लाइन ऑफ ट्रेड, ठीक है ना, कि आप एक्स्ट्रा कुछ करके दीजिए, उसके बदले में जो एक्स्ट्रा कमीशन पे किया जाएगा उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। आगे, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग जॉइंट वेंचर, जब, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन फॉर जॉइंट वेंचर, जब जॉइंट वेंचर अकाउंट की रिकॉर्डिंग करने के लिए आपने सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को क्या किया? मेंटेन किया। उसके लिए उस मेथड को क्या बोलते हैं? जॉइंट बैंक अकाउंट मेथड होता है, ठीक है। व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, जब सेपरेट बुक्स को मेंटेन किया गया फॉर रिकॉर्ड करने के लिए जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन को, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन, इनमें से कौन से अकाउंट को आप ओपन करेंगे इन द इंडिविजुअल बुक ऑफ ईच को वेंचरर? ध्यान देना, तो क्या बोलते हैं? देन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन, इनमें से कौन से अकाउंट को हम ओपन करेंगे इन द इंडिविजुअल बुक्स में ऑफ ईच को वेंचरर? तो हर को वेंचरर के इंडिविजुअल बुक्स के अंदर जो है वो कौन से अकाउंट को हम जो है वो क्या करेंगे? ओपन करेंगे। तो हर को वेंचर, ये पूछा हुआ है कि ईच को वेंचरर की इंडिविजुअल बुक में कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा, तो वो होगा जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर ये करते हैं कि जॉइंट बैंक अकाउंट कर देंगे। जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है? बोलते हैं जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को तो मेंटेन किया, ठीक है, जॉइंट वेंचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा इन द इंडिविजुअल बुक ऑफ ईच को वेंचरर? तो मान लो अगर ए और बी दोनों ने मिलकर जो है वो एक जेवी जो है वो स्टार्ट किया, जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया, तो ए जो है अपनी बुक में एक सेपरेट अकाउंट जो मेंटेन करेगा वो कौन सा? वो होगा जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ए ये बोलेगा कि मैंने अपना पैसा जॉइंट वेंचर में क्या कर रखा है? इन्वेस्ट। तो ए के द्वारा और बी के द्वारा अपनी बुक्स में जो रिकॉर्डिंग की जाएगी वो किस अकाउंट में की जाएगी? वो होगा जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये बात ध्यान रखना। चलो आगे, एक मैनेजर है, वो बोलता है कि वी शुड रिप्लेस आई विद वी, हमको मैं के हिसाब में जो है वो हमको जो है वो जोड़ना चाहिए। मतलब आपको जो है वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भूल के जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को जो है वो ध्यान देना चाहिए। तो बोलता है ए मैनेजर शुड रिप्लेस, मैनेजर को जो है वो रिप्लेस करना चाहिए
आई को रिप्लेस करो किससे, वी से, इन ऑल द कन्वर्सेशन विद वर्कर टू फोस्टर द टीम स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फ्यूल के कौन से प्रिंसिपल को इंडिकेट करती है, वो है आपका एस्पिरेट डी कॉर्प्स। चलो जी आगे, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट का, जो कंट्रोल दैट कंट्रोल बेस्ड ऑन द बिलीफ, कंट्रोल का कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो किस बिलीफ पे बेस है, एंड अटेम्प्ट स्टेट्स दैट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। अगर आप हर चीज पे जो है वो फोकस करोगे तो आप कुछ भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और इसीलिए ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन वुड गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट शुड बी ब्रोट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। ये क्या है, ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दो चीज पड़ी थी, एक था आपका क्रिटिकल पाथ कंट्रोल, उसके अंदर तो अपने को क्या मिलता है, एक लिमिट मिल जाती है कि अगर इस मान लो टॉलरेंस लिमिट मिल जाती है, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल में अपने को क्या मिलती है, टॉलरेंस लिमिट मिल जाती है मान लो 3% का, और ये बोल देते हैं कि अगर 3% तक ही अगर मान लो डेविएशन है तो हम टॉलरेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है वो क्या बोलता है कि सभी चीजों पे फोकस करने की जरूरत तो नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें है सिर्फ उन्हीं के ऊपर जो वो क्या करें, फोकस करें, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय मेजर द इंडिविजुअल पोटेंशियल, एक इंडिविजुअल की पोटेंशियल अगर आपने चेक करनी हो टू लर्निंग न्यू स्किल, की वो नई स्किल को जो है वो किस तरीके से, मतलब कितने पोटेंशियल, मतलब उसमें कितनी पोटेंशियल है कि वो नई चीजें सीख सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट। आगे, दिस इज ए लेवल ऑफ अरेंजमेंट दैट कंसिस्ट ए टीम ऑफ मैनेजर फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल, देयर बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बिजनेस एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करते हैं, एंड इंप्लीकेशन भी चेक करते हैं ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है, सिंपल सी बात है सर, टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। ओके, स्टॉक टर्नओवर रेशियो किस तरह की रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है प्राइवेट कंपनी कितने, 200, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। आगे, गिवन बिलो कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, टोटल सेल दे रखी है 4,40,000 का, और सेल्स रिटर्न इनवर्ड, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेल्स रिटर्न, वो है कितना, 40,000 का। जीपी दे रखा है कितना, 1 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 1,20,000, और एक्सेस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग के मुकाबले में कितना ज्यादा है, 40,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब जो है वो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, 80, तो क्लोजिंग कितना है, 1,20 है। तो आपको इसकी वजह से बताना स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाल देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला जो है वो क्या, सेल माइनस में जीपी। तो सेल है आपका 440, इसमें से पहले माइनस करेंगे आपका सेल्स रिटर्न, तो आएगा आपका क्या, नेट सेल, क्या आएगा, नेट सेल। इसमें से माइनस करेंगे किसको, ग्रोस प्रॉफिट को, तो आएगा आपका क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना आ गया, 3 लाख। अब ये 3 लाख आ गया, और डिवाइड करेंगे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। ओपनिंग नहीं दे रखा, लेकिन ये बोल दिया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो ओपनिंग स्टॉक से 40,000 रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर ये 1,20 है, क्लोजिंग 1,20 है, तो ओपनिंग कितना होगा, 80। इसको करोगे तो एवरेज कितना आ गया, 1 लाख, तो आप करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 टाइम। चलो जी आगे, डिविडेंड किस पे होता है, यूजली पेड अप कैपिटल के ऊपर, ठीक है। डिविडेंड पेड बाय फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी अगर कोई डिविडेंड का पेमेंट करती है, रिसीव नहीं हो रहा, डिविडेंड का पेमेंट करती है, तो उसको कैटेगराइज करेंगे किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी फाइनेंस कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, या इंटरेस्ट अगर वो पे करती है, तो ये सब किसका पार्ट है, तो ये सब जो है उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो अगर कोई फाइनेंस कंपनी जो है वो डिविडेंड का पेमेंट कर रही है, तो पार्ट है किसका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर कोई भी जो फाइनेंस कंपनी है वो अगर इंटरेस्ट रिसीव करती है, डिविडेंड रिसीव करती है, या इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, तो ये सब जो है वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है ना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश, इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन से जो है वो कैश का फ्लो नहीं होगा। अगर आप डिबेंचर को रिडीम करोगे तो आपका आउटफ्लो होगा, यस। अगर इशू करो प्रेफरेंस शेयर को तो इनफ्लो होगा, प्लांट को सेल करोगे इनफ्लो होगा। लेकिन अगर आपके पास में कुछ कैश था, वो कैश आपने बैंक के अंदर क्या करते हैं, डिपॉजिट कर दिया, तो इससे कोई भी फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि कैश का बैलेंस कम हो गया लेकिन बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या, 4। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो कितना हुआ, आपको यहां पे दे रखा है कि 31/3/2021 को जो है वो आपका जो लैंड की कॉस्ट आ रही है कितना, 20 लाख, ठीक है। और 2022 को जो आपकी लैंड की कॉस्ट है वो है कितनी, 16 लाख। तो ये जो है, एक मिनट को, 31/3/2021 को कॉस्ट थी कितने, 20 लाख, और 31/3/2022 को जो कॉस्ट थी वो कितने, 16 लाख। और बोलता है लैंड को बेचा गया 3,20,000 के प्रॉफिट पे। आपको बताना है कि कैश फ्लो बताना है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो देखो 31/3/2021 को आपकी यहां पे थी लैंड कितनी, 20 लाख की, और 31/3/2022 को लैंड है कितने, 16 लाख की। तो अगर मैं लैंड अकाउंट बनाऊंगा तो मैंने यहां पे लिखा टू बैलेंस बीडी कितना, 20 लाख, और यहां बाय बैलेंस सीडी कितना, 16 लाख, ठीक है। अब
3,20,000 का जो क्या हुआ प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो कहां आएगा, एसेट अकाउंट के डेबिट साइड, जब भी लॉस होता है एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो यहां पे आएगा 3,20,000, इसको जोड़ लिया कितना गया 23,20,000, 23,20 में से 16 लाख रुपए गए तो बचा 7,20,000 बैलेंस शीट फिगर। तो ये क्या है बाय बैंक, बोलो तो हमने इतनी की जो एसेट है वो क्या करी है, सेल करी है। तो आंसर क्या आएगा 7,20,000 का इनफ्लो हुआ, क्योंकि सेल करिए तो पैसा आपके पास में आएगा। आगे और आज का लास्ट क्वेश्चन बोलता है इवन आफ्टर ओपनिंग ऑफ आवर इकोनॉमी 1991, 1991 के अंदर हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को जो है वो क्या किया, हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, तो बोलता है चाहे आपने ऑप्ट कर लिया लेकिन फॉरेन कंपनी फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कट थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। फॉरेन कंपनी के लिए अभी भी बहुत ही मुश्किल था कि यहां पे आके उनको कोई परमिट मिले बिजनेस करने का, जिसकी वजह से ये जो कंपनी थी ये क्या हुई, डिस्करेज हुई फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री। तो ये जो स्टेटमेंट वो क्या इंडिकेट करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये इंडिकेट करती है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से जो है वो क्या हो गया, चाहे आपने एलपीजी को फॉलो कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, फिर भी अभी भी जो है वो रेड टेपिज्म की वजह से या ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर्स की वजह से जो है वो अभी भी जो फॉरेन कंपनीज है उनको अभी भी कोई लाइसेंस वो नहीं मिल रहा था। तो ये है आपका क्या, ये क्या इंडिकेट करता है, ये सब किसके अंदर आएगा, तो ये आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ओके जी, लो जी, ये हो गया अपने 50 क्वेश्चन जो हमने आज आपको सुबह प्रोवाइड करवाए थे। इसको बढ़िया तरीके से कीजिए और मैच कीजिएगा। ओके, आज के क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड थे, कल वाले आंसर की में बच्चों ने बोला कि सर थोड़े क्वेश्चन थोड़े से इजी लग रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है थोड़े बढ़िया वाले दे देते हैं। तो ये हो गया अपने 50 क्वेश्चन, इसको बढ़िया तरीके से आप कीजिए। ओके, और एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 से 3 बार इसको जरूर देख के जाना। और अब मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम लोग जो वो स्टार्ट करेंगे अपना सेट नंबर 7। ओके, और जो कुछ रिवीजन वीडियोस बची हुई है वो भी हम डाल देते हैं, ठीक है ना जी। बढ़िया तरीके से तैयारी करो, 9 तारीख को पेपर है, अभी भी टाइम बहुत है। अगर अभी भी आप जो है वो पूरे मेहनत से अगर काम करेंगे, 20 दिन आपके पास अवेलेबल है, तो भी बहुत कुछ आप कर सकते हो, बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ कर सकते हो। बस ये है कि पूरे डेडिकेशन से काम कीजिएगा, ठीक है ना जी। चलो एक बार इतना कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।